अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें और लाइक्स अच्छे हों। आप सब ने खूब मोहब्बत दिखानी है। जल्दी जल्दी चैनल पे 15 के सब्सक्राइबर्स पूरे कर दें। शुक्रिया। नावल है पहली मोहब्बत, अज़ कलम अली आतिश। किस्त नंबर है 85। वो अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब उसके मोबाइल पे मैसेज टून गूंजी। उसने मसरूफ़ से अंदाज में मोबाइल सामने किया तो उसके चेहरे पे मुस्कान दर आई। हम आज मार्केट जाएंगे, जो काम हो आप आज जल्दी कर लीजिएगा, मैंने कुछ शॉपिंग करनी है। श्री मेरे साथ होंगी। फुप्पो को मैं नहीं ला रही। तो मैदान साफ़ है, आप श्री से मिलिएगा, मैं शॉपिंग कर लूँगी। कबीर ने लाज का मैसेज पढ़ने के बाद उसे कॉल की। मैं शुक्रिया नहीं सुनूंगी। अब मैंने आपको भाई कहा है तो मैं आपकी टीम में हूँ, इसलिए इतना तो आपके लिए कर ही सकती हूँ। उसने कॉल उठाते ही कहा। कबीर की मुस्कान गहरी हो गई। नहीं भाई, शुक्रिया तो मेरी बहन को सुनना ही होगा। मेरा इतना ख्याल है मेरी छोटी सी बहन को, अब मैं उसे शुक्रिया भी ना कहूँ। ना कहें, बहन भाइयों में शुक्रिया नहीं होता, लाज ने बेनियाजी से कहा। कबीर ने सामने रखी फ़ाइल बंद की और उसे एक तरफ करके उसने कहा, तो फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं भी आपको कुछ दे सकूँ तो। आप मुझे एक आइसक्रीम से खुश कर सकते हैं। कबीर हंसा। एक आइसक्रीम, इतनी कम कीमत? हाँ ना, मुझे ज़्यादा की चाह नहीं। कबीर की भवें दाद देने वाले अंदाज में ऊपर उठी। लाज बेशक लाउबाली सी थी, लेकिन उसकी बातें कभी कभी बहुत खूबसूरत होती थीं। मंगनी के बाद से कबीर और लाज की अक्सर बात होती थी। शाह ने उसे सख्ती से कहा था, तुम बात करो जितना दिल करे, लेकिन कोई उल्टी सीधी बात मत करना। लाज ने सर झटका। हाँ, इस दुनिया की सबसे अहमक लड़की मैं ही हूँ। शुक्रिया मुझे वक्तन फ़वक्तन समझाने का। उसके अंदाज में चिड़चिड़ापन था। शाह मुस्काया। आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई हो तुम। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। लाज ने उसे नाराज़ी से देखा था। हाँ, डॉक्टर को कहिएगा कि इस लड़की के दिमाग में मसला है, इलाज कर दें। वो डॉक्टर की बात से और भी चिढ़ गई। शाह ने उसके दोनों गालों को खींचा। क्यों लड़ाई कर रही हो? लाज उसके अमल पे तड़प गई। मैं लड़ नहीं रही, मुझे आप बहुत बेवकूफ़ समझते हैं। उसने मुंह फुला लिया था। शाह ने उसका रुख अपनी जानिब किया और मोहब्बत से उसका गाल थपका। मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ, तुम बाद में दुख उठाती हो। अगर तुम पहले ही एहतियात करो तो तुम्हारे साथ कभी गलत ना हो। तुमने जो करना हो मेरे साथ कर लिया करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सारी शरारतें मेरे साथ किया करो। मैं तुम्हें संभाल भी सकता हूँ, बर्दाश्त भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई और तुम्हें किसी वजह से कुछ कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा। तुमसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होती है, इसलिए रोकता हूँ। वो उसे रसान से समझा रहा था। लाज उसकी बात पे जाग की मानित बैठ गई। मैं तो सबका भला सोचती हूँ, किसी का बुरा मैंने नहीं चाहा। शाह, पर फिर भी बाद में मेरे साथ ही बुरा होता है। सबको लगता है मैंने बेवकूफ़ी की है। वो उदास सी हुई थी। शाह को भी उसकी बात पे दुख हुआ था। वो सच कह रही थी। लाज आजकल किसी को भलाई की ज़रूरत नहीं है। उसे लगता है कि हम उसके ख़यालात की नफ़ी कर रहे हैं, उस पर अपनी सोच थोप रहे हैं, इसलिए लोग बुरा समझते हैं। कोई कुछ भी करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आज के दौर में मदद उस वक्त करनी चाहिए जब अगला कहे, मरना रहने दो। जो बिगड़ सकता है वो संभल भी सकता है। हमें किसी को अच्छा नहीं समझाना।
लाज ने खफीफ सा सर हिला दिया। आप समझाते अच्छा हैं। शाह हंसा। तंज कर रही हो? लाज ने उसे नाराज़ी से देखा। मैं आपको तंज तो कर सकती हूँ, तंज नहीं कर सकती। ऐसे ना कहा करें। शाह को उस पर लाड आ गया। मेरा जानू। उसने लाज को शिद्दत से अपने सीने से लगाया। उस रात लाज ने फ़ैसला किया था कि वह शाह की बात को दिमाग में रखेगी, किसी के लिए कुछ नहीं करेगी। लेकिन आज उसे लगा कि इस सब में कबीर का क्या कसूर है। वो मायूं से पहले शरीर से मिल लेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। कबीर भाई कितने खुश हो जाएंगे, उसे सोच कर ही खुश हो रही थी। इसलिए उसने फ़ैसला किया कि कबीर और शरीर की मुलाकात करवाएगी। इसलिए अब उसने कबीर को सारी प्लानिंग समझा दी थी। और एक बात भाई, आपकी शरीर मुझे अब डांटती हैं। अगर वहाँ भी डांटा तो आप संभाल लेंगे, क्योंकि फिर बात घर तक जाती है और मुझे शाह से डांट पड़ती है। वो डर भी रही थी। कबीर ने दूसरी जानिब से फ़ौरन कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफ़िक्र रहें, मैं सब संभाल लूँगा। अब कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, हम आपके शाह से भी निपट लेंगे। लाज उसकी इस हौसला अफजाई पे निहाल हो गई। अल्लाह आपको खुश रखे। कबीर उसकी बात पे हंस दिया। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं तैयार होना है। फिर आप वक्त पे आ जाएंगे ना? हाँ जी, मैं आ जाऊँगा। लाज ने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया था। कबीर दोबारा से अपने काम की जानिब मुतवज्जा हुआ था। उसे अब काम जल्दी ख़त्म करना था। इसने पहले शेड्यूल चेक किया। आज शुक्र है उसकी कोई मीटिंग नहीं थी, यानी वो आराम से वहाँ जा सकता है। उसने फ़ाइल दोबारा खोल ली थी। उसे स्टडी करता वो बार बार वक्त देख रहा था। उसे देर नहीं करनी थी। फुप्पो और बीजान लाज और शरीं के यूँ अकेले बाज़ार जाने पर नाराज़ थीं। तुम दोनों अकेले नहीं जाओगी, मैं साथ चल तो रही हूँ। मुझे घर में भला क्या काम है जो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती? फुप्पो ने लाज के पूछने पे कहा था। लाज ने सर झटका। क्यों? हम अकेली क्यों नहीं जा सकती? हम दोनों के अंधी हैं, और आपके तो क्या ही कहने। दोनों बच्चियां यानी हम जवान हुई नहीं, आप तो महारानी ही बन गई। पूरा दिन हमें किचन में घुसाए रखती हैं, तो आपको काम हो ही क्या सकता है? आपकी तो मस्त ज़िंदगी गुजर रही है। फुप्पो ने अपना सर पीट लिया। अल्लाह अल्लाह, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? या मेरे अल्लाह, ये तो मेरी सास और नंदों से भी ज़्यादा मेरी जान को आई हुई है। शरी ने अपनी अम्मी को मिन्नत तलब निगाहों से देखा। अम्मी रहने दें, आप क्यों इसकी बातों का बुरा मानती हैं? बच्ची है। फुप्पो का नाक फूल गया। ये बच्ची है? ज़ुबान देखी है इसकी, रपेंजल के बालों जितनी लंबी है। हम कभी किसी किले में रहे होते तो इसकी ज़ुबान के ज़रिए बआसानी ऊपर पहुंच जाते। लाज के सर पे लगी और तलवों पे बुझी। हाँ, है मेरी ज़ुबान लंबी। सारे मुझे यही कहते हैं बचपन से कि मैं बिल्कुल आप पे गई हूँ। उसके लबों पे तो मुस्कुराना मुस्कान थी। फुप्पो उसकी बात पे चिढ़ गई। मुझ पे ना मुझ पे, तुम तो पता नहीं किस पे चली गई। तुम्हारी तो माँ भी इतनी मासूम और भोली थी, और एक तुम हो। मुझे तो लगता है कि तुम अस्पताल में बदली गई हो। हमारी लाज तो कोई और थी। लाज का मीटर और घूमता कि शरी ने भी जान को देखा, जो कब से खामोश मुस्कान से उन दोनों को देख रही थी। बीजान, आप संभालें इन्हें। शरी जाकर उनके पास बैठ गई। बीजान ने उसका सर अपने इशाने से लगाया। जब से शरी की शादी तय हुई थी, बीजान की उनके लिए मोहब्बत बढ़ गई थी। वो उसके खाने पीने से लेकर एक एक चीज़ का ध्यान रखती थी। एक अलग डब्बा था जिसमें देसी घी भरा हुआ था। शरी को तीनों वक्त रोटी और सालन उसी का मिलता था।
खुश्क मेवे अलग थे जिन्हें उसने लाजमी खाना होता था। बीजान उसे अपनी निगरानी में दूध के साथ वो खिलाती थी। शिरीन की बार बार आंखें नम सी होने लगती थीं। उसे नहीं पता था कि बीजान के दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत है। उनके असूल बुरे और सख्त हो सकते हैं, लेकिन बीजान बुरी नहीं है। ये बात शिरी मान गई थी। अच्छा बस करो तुम दोनों, हर वक्त लड़ती रहती हो। कौन कहेगा कि ये दोनों फूफी भतीजी हैं। बीजान ने उन दोनों को ही टोका था, जब अपने अपने रुख मोड़ कर दूसरी जानिब देख रही थी। सीने पे हाथ बंधे थे। लाज, बीजान ने लाज को पुकारा। लाज ने खफा से अंदाज में बीजान की तरफ देखा। फूफो ठीक कह रही हैं, तुम दोनों अकेले कैसे जाओगे गाड़ी में बैठकर। बीजान ने सर हिलाया। वो अभी से आजिज़ आने लगी थी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हारा बताने का शुक्रिया। अब मेरी बात सुनो। मैं फूफो के साथ नहीं जाऊंगी, उसने पहले ही कह दिया। ये कैसी अजीब ज़िद कर रही हो, बीजान ने कहा तो लाज ने उनके पास बैठ गई। देखें बीजान, हम दोनों बड़ी हैं, हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अकेले में लेना चाहती हैं। आप लोगों को हम क्यों बताएं। फूफो तो समझती ही नहीं, आप तो समझें। बीजान, शिरीन और फूफो, उन तीनों को लगा हवेली की छत उन पे आ गिरी है। कोई किसी से नज़रें मिलाने लायक ना रहा। फूफो को शदीद खांसी का दौरा पड़ा और बीजान साकित सी बैठी रह गई, जबकि शिरीन अपनी उंगलियां गिनने लगी कि पूरी हैं या एक आध कम हो गई। अब पता नहीं लाज ने किस एंगल से ये बात कही थी, क्योंकि उसके चेहरे पे कोई शर्म हया नहीं थी। वो बड़े संजीदा तासुर से ये बोली थी। उसके लिए ये बात तो बस एक बात थी, लेकिन बाकी सब ने इस बात को अपनी अपनी सोच के और समझ के मुताबिक लिया था। ठीक है, तुम चली जाओ दोनों। बीजान के पास मान जाने के अलावा कुछ और बचा नहीं था। वो फ़ौरन मान गई। लाज ने फातिहाना मुस्कान से फूफो को देखा, जिनके अभी तक कान सुर्ख हो रहे थे। वह ऐसे ही लाज से उलझने लगती हैं, उन्हें पहले ही हार मान जानी चाहिए थी। फिर लाज ने शिरीन को लिया और खुशी खुशी वहाँ से उठकर कमरे की जानिब बढ़ गई थी। अब वो दोनों तैयार हो रही थी। जब शिरीन और लाज गाड़ी में बैठी तो शिरीन ने लाज को कहा, लाज, थोड़ा सा सोच कर बोला करो। लाज ने उसे ताज्जुब से देखा। मैंने क्या कहा है। शिरीन ने गहरा सांस लेकर उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं कहा मेरी जान। उसने लाज को छोटे बच्चे की तरह अपने सीने से लगाए लिया था। लाज ने धीरे से शाने उचकाए और फिर वो खामोश हो गई। पूरे रास्ते उसने कोई बात नहीं की थी। जब वो माल पहुंच गई तो शिरीन ने लाज से पूछा, तुमने लेना क्या है। उसे ये पूछते हुए भी डर लग रहा था। अब न जाने जवाब में लाज पता नहीं किन चीज़ों के नाम ले बैठे, इसलिए वो उसे बहुत तन्हाई और अलग गोशे में ये सवाल कर रही थी। मॉल के इस हिस्से में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। मैंने कुछ पिनें लेनी हैं और पोनियाँ। उसके पास सब कुछ ही था, कपड़े, जूते, जेवर। उसने बस ये बहाना किया था। घर से निकलने का शिरीन का मुंह ही खुल गया। तुमने इन चीज़ों के लिए अम्मी से इतनी बहस की थी। वो बहस नहीं थी, वो सच और हक की लड़ाई थी। उसके अंदर वलवला अंगेज़ तराना गूंजने लगा। उसके खून की गर्दिश तेज़ हो गई। शिरीन ने अपना सर पीट लिया। लाज, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ सकूंगी। तुम रियाजी की किताब जैसी हो। तुम्हें सुलझाने के लिए अलग अलग फार्मूले अपनाने पड़ते हैं और कहीं कहीं तो इंसान का दिमाग माऊफ हो जाता है। लाज को उसकी बात समझ न आई, इसलिए सर झटक दिया और शिरीन का हाथ थाम कर वो मॉल में फिरने लगी।
आधा घंटा घूमने फिरने के बाद वो और श्री कैफ़े में आ गए। लाज नाक की सीध में चलती हुई आगे बढ़ी और एक टेबल के पास रुककर बोली, अरे भाई कबीर, आप? यहाँ लाज की अदाकारी को 7 तोपों का सलाम। कबीर ने अपनी हंसी दबाई। ये उनके प्लान में शामिल था कि वो एक दूसरे को देखने पे हैरान होंगे जैसे इत्तफाक से मिले हों। लाज, आप दोनों? वो भी ताज्जुब से खड़ा हो गया। श्री जहाँ थी वहीं थम गई। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस वो वजीहा मर्द जिसे वो नादांस्ता सारी जगह तलाश करती रहती थी, उसके बारे में सोचती रहती थी। किसी भी जगह जाकर वो यही ख्याल करती थी कि अभी कहीं से कबीर निकलकर उसके सामने आ जाएगा, जबकि उसे इस बात पे भी यकीन होता था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन दिल मानकर ही नहीं देता था। बस कबीर को देखने की ख्वाहिश उसमें मीठी मीठी चुभन किए रखती थी। हाँ जी, हम दोनों, हम तो यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। और आप? कबीर के पास इस बात का जवाब था। वो अपना होमवर्क करके आया था। मैं यहाँ एक मीटिंग के लिए आया था। वो लोग अभी गए हैं। सोच रहा था कि बस अब मैं भी चला जाऊँ, पर अब हम आ गए हैं। लाज ने श्री का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बैठ गई। श्री का सकता अब टूटा था। वो नज़रें झुका चुकी थी। हाँ जी, बिल्कुल, अब आप लोग आ गए हैं। कैसी हैं आप? उसने लाज से सवाल किया था। श्री को वो कुन निगाहों से देख रहा था। लाज की निगाहें महजूज थीं। वो दोनों को बड़े मज़े से देख रही थी। मैं तो ठीक हूँ, लाज ने खुशी से जवाब दिया। तो कबीर ने गला खंखार कर श्री को अपनी जानी मुतवज्जा करना चाहा। और आप? श्री ने धीरे से पलकें उठाईं। मैं भी ठीक हूँ। कबीर ने सर हिलाया। लाज कुछ देर उनके पास बैठी रही, फिर उसने आंख दबाई और कबीर को इशारा करती खड़ी हो गई। श्री, मैं ना अभी आई, मुझे एक काम है। मैंने एक चीज़ और भी लेनी थी। श्री ने उसे चौंक कर देखा। तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। वो भी खड़ी होने लगी। लाज ने उसे पकड़कर बिठाया। मैंने यही तो जाना है, कैफ़े से निकलकर ही तो मॉल है। मैं भी आ जाऊँगी। श्री ने उसे सख्ती से सरनामे में हिलाया। नहीं, कह दिया ना मैं तुम्हें, तुम यहीं बैठो। लाज ने कबीर को देखा। श्री ठीक कह रही हैं, आप बैठ जाएं। ये बात उसने पहले भी लाज को कही थी कि वो श्री को देख लेगा और जो भी बात करनी होगी लाज के सामने करेगा। लाज को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाज ना मानी। अभी मैं कोई बच्ची हूँ, अभी आ जाऊँगी मैं। श्री ने उसे आंखें दिखाईं। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। वो फिर से खड़ी हो गई। लाज झंझला गई। भाई, क्या हो गया है आप लोगों को? मुझे तो बहुत बेवकूफ़ समझते हैं आप सब। मैं नहीं कर रही बात किसी से। मैं जा रही हूँ और अकेली ही जाऊँगी, वो ज़िद करने लगी। श्री ने उसे डराया धमकाया, लेकिन लाज ना मानी और उसे छोड़कर चली गई। वो ख़ुद को नहीं संभाल पाती। श्री ने लाज के जाने के बाद परेशानी से कहा तो कबीर बोला, हम अभी उनके पीछे चले जाएंगे, आप परेशान ना हो। उसने हाथ बढ़ाकर श्री का मेज़ पे धरा हाथ थामा तो श्री के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। उसकी पलकें गालों से चिपक गईं। मुझे नहीं पता था कि आप झूठ भी बोलते हैं। कुछ देर उनके दरमियान खामोशी छाई रही थी। कबीर उसके हाथ की पुश्त को सहला रहा था। फिर श्री की बात पे वो चौंका। क्या मतलब? आप यहाँ मीटिंग के लिए आए थे? श्री ने अब की बार उसे देखा था। कबीर ने एतमाद से सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, क्यों? मैं नहीं मानती। क्यों? कबीर ने दिलचस्पी से सवाल किया।
क्योंकि टेबल बिल्कुल साफ़ है। पानी की बोतल का भी कांच पे दाग पड़ता है और ये बिल्कुल साफ़ है। कबीर ने मेज़ को देखा। उसका एतमाद एक पल को डगमगाया था। फिर उसने कहा, अभी वेटर साफ़ करके गया है, आप लोगों के आने से बस 2 मिनट पहले। श्री मुस्काई। कमिश्नर साहब इधर देखें। उसने वेटर की जानिब इशारा किया। उसके हाथ में क्लीनिंग के लिए जो डस्टर है वो हल्का सा नम है। श्री ने सामने लड़के को देखकर कह रही थी, जो टेबल साफ़ कर रहा था, अगर वो टेबल साफ़ करके अभी गया है तो कांच की सतह नम नहीं है और ना ही धुंधलाई है। हम इस मेज़ के इर्द गिर्द बैठने वाले पहले लोग हैं। कबीर गंग रह गया। कांच की सतह चमक रही थी और उस पर साफ जाहिर होता था कि उसे अभी किसी भी चीज़ से साफ़ नहीं किया गया, क्योंकि इतनी जल्दी और अच्छा साफ़ फ़ौरन से नहीं हो सकता। और ना ही मेज़ के पास गर्द है, यानी कोई भी यहाँ नहीं आया। मेज़ के नीचे से फ़र्श साफ़ था। बस कबीर की कुर्सी के पास गर्द थी जो उसके जूतों की थी, और अब श्री और लाज के जूते थे जिन्होंने फ़र्श को धुंधला कर दिया था। कबीर बेसाख्ता हंस दिया। आप जीत गई। श्री गहरा सा मुस्काए। चले अब मुझे सच बताएं, ये लाज की प्लानिंग थी ना? कबीर ने शाने उचकाए। वेल, थी तो सही, लेकिन आप उसे कुछ नहीं कहेंगे वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। श्री ने भौं उचकाई, फिर सर असबात में हिलाया। वेरी गुड। मैं इस बात पे आपको कसूरवार नहीं मानती। ये लाज की सोबत का असर है। आप बहुत कुछ सीख रहे हैं उससे। उसने कबीर के नाराज़ होने वाली बात पे हंसी दबाकर कहा था। कबीर बेसाख्ता कहका लगाया। आपसे तो मुझे डर कर रहना चाहिएगा। आपसे तो मुझे डर कर रहना पड़ेगा। अब की बार श्री झनिपी थी। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर तो आपको मायूं नामी बंदिश में कैद हो जाएंगे। और मुझे दादी ने भी सख्ती से कहा है कि इन दिनों मैं आपसे बात करूं और ना ही आपसे तस्वीर मांगने की हमाकत करूं, वरना आप पर रूप नहीं आएगा। और मैं सोच रहा हूं, इससे ज़्यादा आप पे रूप आ गया तो मैं बस कमरे में ही बैठा रहूँगा, आपको ही देखता रहूँगा। वो कोहनी मेज़ पर टिकाकर बैठ गया था। मुट्ठी बंद करके उसने चेहरा उस पर रखा और जाजिब निगाहों से श्री को देखने लगा। श्री उसके यूं देखने पे सिमट गई थी। वो दोनों कुछ देर बातें करते रहे। फिर श्री ने वक्त देखा। लाज अभी तक नहीं आई। उसे परेशानी हुई थी। कबीर ने भी कलाई पे बंधी घड़ी देखी। लाज को गए 15 मिनट हो गए थे। कबीर ने सर हिलाया। अभी आ जाएंगी, आप फिक्र ना करें। क्या पता आ ही रही हूँ। श्री ने सर हिलाया। वो कांच के दरवाजे की जानिब देखने लगी थी जहाँ से लाज ने आना था। शॉपिंग मॉल से अभी वो बाहर निकली थी। अकेले वहाँ मंडलाने को वो भी थक गई थी, इसलिए वो वापस जा रही थी। कुछ उसे श्री की नाराज़गी की भी परेशानी थी, इसलिए वो मॉल से जल्दी से निकली। मॉल और कैफ़े के दरमियान में चौड़ी सड़क थी जिस पे गाड़ियों का रश था। सबको जल्दी थी। उसने पहले भी सड़क बड़ी मुश्किल से पार की थी और अब भी उसे दिक्कत हो रही थी। वो किनारे पर खड़ी बार बार आगे होती, लेकिन फिर किसी गाड़ी के तेज़ी से आने और गुज़र जाने पे रुक जाती। 5 मिनट तो उसे यूं ही खड़े हुए हो गए थे। फिर जब सड़क का रश कम हुआ तो वो आगे बढ़ी। उसके हाथ में शॉपिंग बैग और पर्स था। दुपट्टा गले में था। बाल खुले उसकी कमर पे बिखरे थे। वो आगे बढ़कर सड़क क्रॉस कर रही थी कि न जाने कहाँ से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आगे बढ़ी। लाज ने चौंक कर गर्दन मोड़ी और गाड़ी को भागते अपनी तरफ आते देख उसकी जान ही निकल गई। सड़क खाली थी और अब अचानक से ये गाड़ी कहाँ से आ गई, वो भी इतनी रफ्तार से। और गाड़ी में बैठी दानिया का चेहरा सपाट था। वो लाज को यहाँ मारने नहीं आई थी, बस उसे इतनी चोट देने आई थी कि वो कुछ दिन तकलीफ़ में रहे। उसने स्पीड और बढ़ा ली।
लाज की जैसे सारी हिस्सियात दम तोड़ गईं। वो तो हिलना भी भूल गई थी। उसकी आंखें खौफ से बंद हो गईं। उसने हाथ अपने चेहरे पे रखे और फिर उसे एक ज़ोर का झटका लगा। लाज को लगा उसकी जान ही निकल गई। उसका पर्स और शॉपिंग बैग उसके हाथ से गिर गए थे। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? किसके साथ आई हो तुम यहाँ? वो धाड़ा था। लाज खौफ की शिद्दत से काँप रही थी। फिर उसने आवाज़ पे चेहरा उठा कर देखा तो वह दोबारा उसके गिर्द सख्ती से बाहें हाइल करके खड़ी हो गई। शाह, वो बहुत मध्यम आवाज़ से बोल सकी थी। शाह की आंखें सुर्ख हो रही थीं और चेहरा जब्त से सपाट हो चुका था। लाज उसके सीने से लगी हुई थी। शाह ने उसका बाजू फिर दबोचा और उसे अपने सामने किया। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? वो बेहद बेरहमी से गोया हुआ था। लाज का गला सूख गया। दूर जाने वाली गाड़ी की रफ्तार एक लम्हे को हल्की हुई। दानिया ने स्टीयरिंग पे मुक्का मारा। डैम इट। फिर वो बगैर रुके वहाँ से निकल गई थी। शाह ने उस गाड़ी को शोला उगलती निगाहों से देखा था, लेकिन वो गाड़ी का नंबर देख नहीं सका था क्योंकि उसकी तवज्जो लाज पे थी जो उसके सीने से लगी काँप रही थी। उसे लाज की लापरवाही पे गुस्सा आया था। अगर किस्मत से वो यहाँ ना आता तो आज क्या होता? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? वो धाड़ा था। लाज काँप गई। मैं श्री। लाज ने बेरब्तगी से उसे बता दिया, कुछ छुपा कर, लेकिन वो ये नहीं छुपा सकी कि वो अकेली क्यों बाहर निकली थी। और श्री ने उसे रोका था, लेकिन वो नहीं मानी थी। मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें इतनी ज़ोर का थप्पड़ मारूं कि तुम्हारा मुंह घूम जाए। तुम बस कुछ देर सब्र कर लो। मैं तुम्हें आज हवेली ले जाकर बताऊंगा तुम्हारी ये लापरवाही आज मेरा कितना बड़ा नुकसान कर देती। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आज तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा। तुम चलो मेरे साथ। वो उसे बाजू से पकड़कर तकरीबन घसीट कर अपने साथ लेकर जा रहा था। वो पहले कॉफ़ी कैफ़े की जानिब गया था। वहाँ पर उसने ख़ुद पे बहुत ज़ब्त करना था, लेकिन ये ज्वाला ठंडा नहीं होना था। आज लाज की खैरियत की उम्मीद बहुत कम दिखाई देती थी। लाज का दिल उसके सीने में किसी सूखे पत्ते की मानिंद काँप रहा था। पेट में गोले बन रहे थे और वो शाह को देख रही थी, जिसकी आंखें ख़तरनाक हद तक सुर्ख और चेहरा बेतासुर था। लाज को सर्दी सी लगने लगी थी। उसकी हथेलियाँ पसीने से भीग गई थीं। उसका दिल कर रहा था कि वो कहीं भाग जाए, लेकिन शाह की गिरफ्त उसके बाजू पे सख्त थी। जारी है। सो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको किस्त अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।